नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के सनबीम लहरतारा स्कूल पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। महिला संगठनों के अलावा कई लोगों ने स्कूल का घेराव किया। सनबीम समूह स्कूल की पकड़ इतनी मजबूत है कि लहरतारा ब्रांच की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाराणसी से खबर, आखिर न्याय कब मिलेगा? तो देखिए, महिला संगठनों ने स्कूल का घेराव किया है। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। वाराणसी के नामी स्कूल में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्कूल में नीचे का टॉयलेट कई दिनों से खराब था, जिसके कारण बच्ची सेकंड फ्लोर पर एकांत में बने टॉयलेट में गई, जहां पर स्वीपर ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि छोटे बच्चे के टॉयलेट बड़े बच्चों से अलग होंगे और छोटे बच्चों के टॉयलेट में स्वीपर के रूप में महिला की नियुक्ति होगी, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली के एक नामी स्कूल में बड़ी घटना हुई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का आदेश दिया था। हालांकि इन सब के बावजूद वाराणसी शिक्षा विभाग सो रहा है। बार बार फोन करने पर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का फोन नहीं उठ रहे हैं। पूर्वांचल के माने जाने स्कूल सनबीम लहरतारा में क्लास 3 की 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। हालांकि स्वीपर 3 घंटे बाद पकड़ा गया, लेकिन विद्यालय फ्लेवर जुबली मनाने में व्यस्त था। सवाल विद्यालय प्रबंधन से है कि आखिर नीचे का टॉयलेट खराब था, तो उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था किया कि बच्ची ऊपर एकांत में टॉयलेट में गई। आखिर क्यों विद्यालय प्रबंधन पर अभी तक पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, क्योंकि इसके साक्ष्य हैं कि नीचे का टॉयलेट कई दिनों से खराब था और छात्रों को इस्तेमाल करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। सनबीम लहरतारा वाराणसी में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। बीएसए वाराणसी अपना फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, रह के उनका फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जा रहा है। आइए हम लाइव टेस्ट करते हैं, उनको फ़ोन मिलाते हैं और देखते हैं कि उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी या नहीं। हम बीएसए वाराणसी को फ़ोन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि घटना के बाद उन्होंने क्या जांच की और क्या हुआ। ये देखिए, उनको कॉल जा रही है, आप देख सकते हैं, लगातार रिंग जा रही है। बीएसए वाराणसी, लगातार उनको रिंग जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सीयूजी नंबर है। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दिया है अधिकारियों को कि आपको सीयूजी नंबर उठाना है, लेकिन ये सीयूजी फ़ोन उनका कल से नहीं उठ रहा है। हम एक बार और प्रयास करते हैं, शायद कहीं व्यस्त हों, वो दोबारा फ़ोन अपना उठा लें। हम फिर बीएसए वाराणसी को फ़ोन कर रहे हैं दोबारा और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर घटना में उन्होंने क्या जांच किया और क्या पाया। से लगातार उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। ये एक समस्या है शिक्षा विभाग के साथ। शायद वो सनबीम पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ उनकी मजबूरी होगी जिसके कारण वो नहीं बोलना चाहते हैं। फिर फ़ोन नहीं उठा बीएसए वाराणसी का। ये है शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, ये है जो शिक्षा विभाग का पोल खोल रहा है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टी अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई है। तमाम छोटे दल बड़े दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की।
नज़दीक है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, जो कि लखनऊ दौरे पर आजकल यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर एक इन्होंने बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। क्या कुछ मकसद था इस प्रेस वार्ता? देखिए, उसमें 4 बड़े इशू थे, क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होती। जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया, विश्वास दिखाया, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उनके हितों की रक्षा भी आंदोलन है, राजनीति है, और मैं उसको कर रहा हूँ। पहला मामला है प्रयागराज में 2 महिलाओं की और 2 फीमेल की हत्या हुई। एक ही परिवार के 4 लोगों की नरसंहार हत्या हुई। बच्ची और उसकी माँ के साथ रेप किया गया, फिर उनको कुल्हाड़ी से काट दिया गया। कोई चर्चा नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई बहस नहीं हो रही, कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा, महिला आयोग को खबर नहीं है, मानव अधिकार आयोग के लोग दिखे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। तो पहली ये मांग है कि उस मामले की सीबीआई जांच हो और जो अपराधी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा, उस परिवार की सुरक्षा और उस परिवार के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, जो सरकार ने एक शब्द नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा करते फिर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या उस परिवार की जान की कोई वैल्यू है या नहीं है। दूसरा हमारा मुद्दा है आज जो है टेट का एग्जाम था, यूपी टेट का। 21,65,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए आवेदन दिया। 18 लाख के करीब बच्चे पूरे प्रदेश में इधर से उधर सेंटरों पर जाके पेपर देने के लिए तैयारी की, और लोग पेपर के लिए तैयारी के लिए काम छोड़ के तैयारी में लगे हुए थे। 10 बजे जब वो पहली शिफ्ट का पेपर देने गए, उनको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। अब मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने आज अपने घर को छोड़ के, उनके घर में खुशी थी, दुख था, कहाँ से पैसे लाए, कैसे लाए, रात को कहाँ टिके, कड़ाके की सर्दी हो रही थी, जिन्होंने इतना जो है और उन्होंने भविष्य संजोया होगा, उनके आगे के भी काम होंगे। अब वो पेपर लीक हो गया है, तो कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो जिसमें पीठ प्रधानमंत्री जाके थपथपाते हैं, गृह मंत्री जाके थपथपाते हैं, वो पीठ कि थपथपाने का सच क्या है, ये जनता को पता लगना चाहिए कि यहाँ जंगल राज। और यहाँ पहले भर्तियाँ होती हैं तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनमें जो है आरक्षण घोटाले आते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं, 161 दिन हो गए। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, संस्तुति है कि भाई घोटाला हुआ है, अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो बच्चे बीजेपी कार्यालय जाते हैं, उनके हाथ तोड़ जाते हैं, उनको गालियाँ दी जाती है, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सारी नौकरी लेंगे क्या? पिछड़े वर्ग के जो नेता मंत्री वो बोलने को राजी नहीं है। तो ये भी मामला। दूसरा, आलमनगर में एक बालिका विद्यालय, रात 1:30 बजे मुझे खबर आई कि 300 से 400 बच्चियां सड़क पे बैठी हुई। मैं रात आ गया था, तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि वो बच्चियां किसी की सुनने को राजी नहीं थी। फिर मुझे देख के वो थोड़ी शांत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता, कच्चा खाना मिलता है, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है और नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो है उनको एडमिट किया गया है। एम्बुलेंस मौके पे नहीं आई, तो वो अपनी परेशानियों को लेकर सड़क पे थी। यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है। पहली बातों में भी आपको लग गया कितनी बेटियां बच रही हैं और कितनी पढ़ रही हैं। और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन्होंने ये भी बताया कि खाने में कीड़े आते हैं, हड्डियां आती हैं, चूहे के दांत आते हैं, खाने में जो है बदबू आती है, खाना जो आता है वो सड़ा हुआ होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हमारे फिजिक्स और मैथ के टीचर्स नहीं, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें पीटा जाता है, हमें अपशब्द कहे जाते हैं, हमें फेल कर दिया जाता है। वहाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ में मैनर्स नहीं है, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया। तो जब मैंने देखा कि वो बच्चा नहीं मान रही, तो मैंने वहाँ अधिकारियों को बुलाया। मौके पे क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, एसीपी सब लोग आए और मैंने उनकी मांगे लिख के उनसे निस्तारण की मांग की। आज 4 बजे तक का समय उन्होंने दिया था कि हम निस्तारण करवा देंगे। और ये भी तय हुआ कि वहाँ जो परेशानियां बच्चों के सामने आती है उनको उनका। आगे बढ़ते हैं। यूपी टीईटी 2021 के कैंसिल होने पर जालौन के उरई में अभ्यर्थियों ने रोष जताया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई सालों से वे यूपी टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जालौन से हमारे संवाददाता ने ली अभ्यर्थियों से प्रतिक्रिया। होने वाली टीईटी परीक्षा आज रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी कर ये बताया गया है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भी संदिग्ध दायरे में लिया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली टीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, आज टीईटी की परीक्षा जो है वो जालौन में भी आयोजित की जा रही थी। यहाँ पर कई लोग जो मौजूद हैं, छात्र जो है वो कहीं परीक्षा देने आए थे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम निजामुद्दीन है। निजाम, कहाँ से आए थे आप? मैं राठ से आया था सर। अच्छा, आज परीक्षा कैंसिल हुई है, क्या कारण रही?
सर इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर बंटने के 1 घंटे बाद ही सूचना मिली हमें, जो हमारे इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरे ऑल ओवर यूपी में निरस्त हो गई है, जिसके कारण हमारी बुकलेट एंड आंसर शीट जमा कर ली गई। कैसा लग रहा है आपको? कोई स्पष्ट रीज़न नहीं बताया गया सर, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। हम लोग रिदम में प्रिपरेशन करते हैं, उसके बावजूद भी जब सेंटर आ गए उसके बाद आधा पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद पेपर लेना, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रूपम राव। रूपम, आज पेपर देने आए थे आप, क्या हुआ? लीक हो गया है ऐसा बोल रहे हैं सर पेपर। हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह से, इतनी दूर दूर से आते हैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, और फिर भी पेपर लीक होने के कारण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर। तो देखा आपने, ये हमारे साथ अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि पेपर की कैंसिल होने से ये काफ़ी मायूस हैं। हालांकि जो एडीजी एलओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद वो करेंगे, जिसके बाद यह जारी हो जाएगा कि यूपीटीटी की परीक्षा जो है दोनों पालियों की रद्द की जा रही है। इसके अलावा ऐसा ही बताया जा रहा है कि 1 महीने के बाद टीटी परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को इसके लिए दोबारा फीस नहीं देनी होगी। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवरे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने यूपीटीईटी परीक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई की। यूपीटीईटी लीक मामले में परीक्षा रद्द हो गया है। बता दें कि करीब 21 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे और 2 पालियों में एग्जाम होना था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से 12 लोग, लखनऊ से 4 लोग, कौशाम्बी बिहार से भी गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री बस यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगले यूपीटीईटी एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को फीस नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम आज होने वाले थे, जिसमें कि लगभग 21 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। 2 पालियों में एग्जाम होने थे, लेकिन एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं लखनऊ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया, बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर परीक्षा को टाल 2 महीने इस परीक्षा को किया जाएगा। और जो भी छात्र इसमें अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, उनको जो उनके पास है वो पास का टिकट दिखाकर बस में फ्री सफ़र कर सकते हैं। और अगली बार जो परीक्षा होगी उसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से सॉल्वर गैंग हावी थे, तो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली और लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगातार इस पे कार्रवाइयाँ चल रही है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और गाजीपुर सदर से विधायक रह चुके विजय मिश्रा अब भाजपाई हो गए हैं। विजय मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार में कमी ढूंढने वाले एक वजह बता दें। हमारे संवाददाता ने विजय मिश्रा से खास बातचीत की। 2022 का चुनाव बेहद करीब है और इसी वजह से तमाम पार्टी में लोग का आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। और आज ही भारतीय जनता पार्टी में सपा के पूर्व मंत्री धर्मात का विजय मिश्रा जी, जो गाजीपुर सदर के विधायक रहे हैं, वो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। विजय जी, पहला सवाल यही रहता है कि क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी में? आप सपा में भी रहे, फिर सपा से बसपा में गए और आप भाजपा में आए, तो हर चुनाव में देखा जाता है 17 में आपने सपा में थे, सपा से आप बसपा आ गए, बसपा से आप बीजेपी आ गए, तो फ्लिकरिंग इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए, प्रमुख बात यह है कि इस समय देश जो है, जिसके नेतृत्व में है, जिसके हाथ में है, वो सबसे सही हाथ में देश सुरक्षित है उससे। और दूसरी बात, जो देश की आवश्यकता थी, जैसे 370 है, मंदिर का मसला है, विकास, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अब तक विकास से अछूते क्षेत्र को भी चमकाने का काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी के हाथों में जैसे देश सुरक्षित है, वैसे ही प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के विकास की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, तो जब भी आपके चिंतन में राष्ट्र की बात आएगी तो केवल एक ही नाम आता है, वो है भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन विजय जी सवाल उठता है जब चुनाव के वक्त पाला बदला जाता है तो एक बड़ा नॉर्मल सा परसेप्शन होता है कि भाई टिकट नहीं मिल रहा होगा पिछली पार्टी से, इसलिए पार्टी छोड़ दिया। दूसरे दल पार्टी ने कहा कि आप हमारे से चुनाव लड़िए, हम आपको टिकट देंगे। तो क्या ऐसा भी कुछ बात है क्या? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये अब आने वाला 1-2 महीने में चुनाव है, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय 370 लागू हुआ था, उससे एक तरीके से मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी उससे, और जो राम मंदिर का मसला आया तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा सेवा करने का मन में कोई विचार ही नहीं रह गया कि इसके अलावा कहीं और भी सेवा करनी है। अखिलेश जी के बड़े करीबी रहे जब आप मंत्री थे धर्मार्थ कार्य उनकी पार्टी में, कि जब वो पार्टी का जो बवाल हुआ था उसमें भी आप मंत्री बने रहे थे। तो आज कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा है, कोई पार्टी लड़ सकती है, तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। आप कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव को इस वक्त? नहीं, मुझे तो बीजेपी को कोई चुनौती ही नहीं, बीजेपी को कोई चुनौती है ही नहीं। कौन से प्रमुख काम है योगी जी के जिसको आप मानते हैं इस वजह से वो सत्ता में लौट रहे हैं? सारे काम, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भयमुक्त समाज। कौन ऐसा एक कारण है जिससे योगी जी नहीं लौट रहे हैं? योगी जी हर तरीके से, हर कारणों से पुनः और पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टिकट मिलता है तो कहाँ से प्रेफर करेंगे, कैसे क्या होगा, कोई बात हुई आपकी? ये टिकट का सवाल मेरा नहीं है। टिकट का सवाल हो या पार्टी में दरी बिछाने का सवाल हो, मेरा यह चरित्र रहा है कि पार्टी जो निर्देश देती है मैं उतना ही करता हूँ। पार्टी जो निर्देश देगी, जहाँ मेरी उस योग्यता और मेरी क्षमता के अनुसार उसको मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी, वो सेवा पूरे मनोयोग से दिया जाएगा। इंडियन न्यूज़ बात करने का शुक्रिया। तो आप हैं विजय मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं, टिकट के लिए नहीं बल्कि नीतियों के कारण शामिल हुए हैं, और इनको कोई वजह ऐसी दिखती नहीं है योगी जी के कार्य में जिसकी वजह से वो सत्ता में न लौटे, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब टिकट बंटवारा शुरू होगा तो उसमें विजय मिश्रा कहाँ दिखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, हापुड़ में पुलिस ने एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश के 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जंगल में सर्च अभियान चलाए हुए है। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कुछ संदिग्ध लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तभी एसओजी व सिंभावली पुलिस ने बड्डा नहर की पटरी पर एक बाइक को रुकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भाग रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक गोली 25,000 के इनामी सोनू के पैर में लगी। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि मौके से फरार हो गए। आगे बढ़ते हैं, चंदौली में धानपुर क्षेत्र का एम्बुलेंस को धक्का देने का वीडियो तेजी से वायरल है। रमरजाय गांव से एक एम्बुलेंस मरीज लेकर धानापुर हॉस्पिटल आ रही थी, तभी चलते चलते एम्बुलेंस खराब हो गई। उसी रास्ते से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह जा रहे थे। उन्होंने खड़ी एम्बुलेंस को सड़क पर खड़ा देखा, जिसके बाद मनोज सिंह ने उनके साथ सभी लोग एम्बुलेंस को धक्का देकर कुछ दूर ले गए। एम्बुलेंस को धक्का मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एम्बुलेंस के चालक का कहना है कि एम्बुलेंस में कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसके चलते जो जल्द ठीक कराकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।